बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में हम डिस्कस करने लगे कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, बिफोर दैट कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं इससे पहले ये इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। लेट्स से कि मेरे पास n क्रॉस n जो है वो कोएफिशिएंट है मैट्रिक्स के। कोएफिशिएंट हैं जी, किसके हैं? कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कोएफिशिएंट है मेरे पास, और मैं इसको लिख लेता हूँ A11 A12 प्लस सो ऑन A1n 1n। इसी तरह से A21 A22 प्लस सो ऑन A2n, और सेम इसी तरह से ये ऐसे मूव होती रहेंगी। और यहाँ पे लिख लेते हैं AN1 AN2 अप AN2 अप टू सो ऑन, और ये आ जाएगा A ये मेरे पास है क्या है, ये कोएफिशिएंट्स। और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ एक कॉलम जो है वो उसका एक मैं लिख देता हूँ उसकी वेक्टर की फॉर्म में, दैट इज v1 डैश v2 डैश अप टू सो ऑन vn डैश। अच्छा जी, अब होता ये है इसके अंदर कि बेसिक जो इसका आइडिया है इसका लीनियर इंडिपेंडेंट का, कि जो इसकी लीनियर रो इंडिपेंडेंट्स हैं, लीनियर रो इंडिपेंडेंट ये जो है इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो ये होती है कि समेशन k इंटू वी आई इक्वल टू ज़ीरो। कि ये अगर इसका आंसर जो है, यानी एक स्केलर k जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, कि इसकी ये जो है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसको इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा और आसान लफ्ज़ों में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको ज़्यादा आसानी से इसको मैं समझ में आए। अच्छा, ये अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, हमने ये बताना है कि ये क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट, ये हमने बताना है। अच्छा, मैं ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये जो गिवन है, मैं इसको ए के अकॉर्डिंग लेट कर लेता हूँ, -1 5 2 और -10, और इसके साथ मैं एक वेक्टर की फॉर्म में v1 डैश और v2 डैश लिख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि ये जो मेरी रो है, ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो जो है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये सेकंड रो जो है वो मेरे इक्वल आ जाए। मैं इस फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास ये सेकंड रो आ जाए। लेट्स से कि -1 और 5 है, ये फर्स्ट रो है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस से करूँगा तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ऐसे ही है जी, -2 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल वही सेकंड रो आ रही, बिल्कुल वही कंडीशन आ रही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास रो थी, ये वाली रो जो है दैट इज अ v1 डैश, और ये मेरी v2 डैश है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमने स्केलर फॉर्म में ये वेक्टर्स लिए हुए हैं, स्केलर फॉर्म में लिए हुए v1 डैश और v2 डैश जो लिए हुई है। ठीक है, तो ये रो जो है वो v1 के इक्वल है, ये रो जो है v2 डैश के इक्वल है। तो मेरे पास v1 डैश जो है, तो ये सारा क्या है, ये मेरी सेकंड रो है, तो इसको मैं लिख देता हूँ v2 डैश, v2 डैश। अच्छा जी, अब ये मेरे पास v2 डैश आ गया जी, और ये मेरे पास -2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आएगा, v1 डैश।
V1 डैश ही है ना ये, ठीक है, ये V1 डैश आ गया, तो ये इससे मेरी कंडीशन पूरी हो जाती है। अच्छा, अब हम ये क्या करते हैं, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2V1 डैश प्लस V2 डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के, जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अच्छा, अब ये 2V1 -2 प्लस हो गया, सॉरी, V1 क्या था मेरे पास -1 और 5, और V2 क्या था मेरे पास 2 और -10, और ये क्या आ गया 0 का मतलब है कि ये इसका आंसर 0 0 आना चाहिए, इसका मतलब है कि आंसर क्या आना चाहिए 0 0 आना चाहिए। तो ये क्या आ गया ये -2 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, और ये -10 हो गया, और फिर ये 0 0 आ गया। अब इनको आप सम अप करेंगे, -2 + 2 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि ये आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब रो 1 और रो 2 जो हैं वो क्या हैं, वो डिपेंडेंट हैं। रो 1 एंड रो 2 ये क्या हैं, आर डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर 0 0 आंसर ना आए, यानी रो 1 और रो 2 किसी तरीके से इक्वल ना आए, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, ये रो डिपेंडेंट है। अच्छा, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 0 4 और 3 2, ये मेरे पास क्वेश्चन है। हम इसको लिख लेते हैं जी, हम यहाँ पे A 0 4 3 2, और इसको हम लिख लेते हैं V1 डैश और V2 डैश के इक्वल। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे रो 1 या रो 2 दोनों में से, आप देखें रो 1 या रो 2 में से किसी को देखें, हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करने से आंसर ये आ रहा है, तो ये आपस में ये आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। अब हम इसको फिर दोबारा जो है वो कॉलम वेक्टर के ज़रिए इसको हम इक्वल कर लेते हैं, V1 डैश V2 डैश और V3 डैश, ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए। अब देखें, अगर हम क्लियरली यहाँ से देखें, ये सारी जो रो है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 3 4 5 को, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये मेरे पास ये, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास थर्ड कॉलम आ रहा है, ये थर्ड कॉलम आ रहा है। अच्छा, अब इसको देखें ज़रा, हम इसको करते हैं जी 2 × 3 4 5, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 6 8 एंड 10, ये तो हमारे पास क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं इस सारे वेक्टर फॉर्म को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरे पास है, ये मेरे पास थर्ड रो है, यानी V3 डैश, तो V3 डैश जो है दैट बिकम्स इक्वल टू, ये जो V3 डैश है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो क्या है, दैट इज़ 2V1 डैश प्लस 0 V2 डैश, इसको भी तो शामिल करना है, इसका भी तो रोल कोई ना कोई होना चाहिए। मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सबका आंसर 0 हो जाएगा, तो ये फिर इस तरह से मेरा ये जो प्रोसीडिंग्स हो जाएगी डिपेंडेंस की, वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब देखें V3 डैश क्या मेरे पास 6 8 10, और 2V1 क्या है जी मेरे पास 3 4 5, और 0 और V2 डैश क्या है, V2 डैश मेरे पास 0 1 2 है, तो 0 1 और 2। अब इसको आप इवेलुएट करें 6, ये मेरे पास आ जाएगा 8, ये 10 आ जाएगा, तो ये तो सारी 0 0 आ जाएगा ना, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया 6 8 10 आ गया मेरे पास आंसर, और इधर भी 6 8 10 आ गया। तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 8 10, और माइनस कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे 6 8 और 10 से, ठीक है।
और तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे पास 0 0 0। तो ये मेरे पास 0 0 0 आ गया, और ये मेरे पास क्या, ये भी तो 0 0 फॉर्म बन गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना, तो ये फिर क्या हो गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो ये रोज जो हैं वो क्या होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होगी, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो ये था जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन था कि हम इसको किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशन। और ये नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशन जो है ये हम चेक करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, नॉन सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, अब इसके लिए देखें मेरे पास तीन कंडीशंस हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन है कि P इम्प्लाइज Q, ये इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज। ये क्या कहलाता है, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज कहलाता है। या इसको कहते हैं इफ P इफ Q, P इफ Q। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज को लिख सकते हैं इफ P देन Q, इफ P देन Q, हम ये भी लिख सकते हैं कंडीशन। ये होता है P इम्प्लाइज Q। अच्छा, इसकी कंडीशन बेसिकली ये होती है कि Q जो है, P जो है वो ट्रू होगा इफ another statement Q is true, P is true, P is true, P true हो if अगर Q is true। ये अगर कंडीशन है, यानी अगर Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा, तो P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। ये पहली कंडीशन है। और ये जो P इम्प्लाइज Q है ये हमारी कहलाती है नेसेसरी कंडीशंस। इसको हम कहते हैं नेसेसरी, ये हमारी नेसेसरी कंडीशंस कहलाती है। सेकंड हमारे पास है Q इम्प्लाइज P, इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये Q आ गया और इसको एरो हेड इस तरफ कर लें तो ये बन जाएगा Q इम्प्लाइज P। अब यहाँ पे आ जाएगा इफ Q देन P, इफ Q देन P, हम यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं और दोनों मज़े की नहीं हैं। इसमें Q जो है P ट्रू होना चाहिए, P इज़ ट्रू, P इज़ ट्रू, P ट्रू होना चाहिए इफ़ Q इज़ ट्रू, इफ़ Q इज़ ट्रू। अगर Q ट्रू हो तो P भी ट्रू हो। और इफ़ Q इज़ फॉल्स, यानी दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, P इज़ ट्रू, P ट्रू होना चाहिए, लेकिन Q का कंडीशन होना ट्रू लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं कोड कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स जो है वो मैं इसकी कोड कर देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली एग्जांपल मैं कोड कर देता हूँ जी इसकी। इट इज़ अ हॉलीडे, इट इज़ हॉलीडे, हॉलीडे है और इट इज़ थैंक्स गिविंग डे। ये इसकी एग्जांपल है। देखें यहाँ पे ये P की कंडीशन है, ये P की कंडीशन है, ये Q की कंडीशन है। अब Q का ट्रू होना या ना होना इससे तो कोई गर्ज नहीं है, हॉलीडे है। अब थैंकिंग डे का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना, तो वो किसी दिन भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि वो संडे को ही आए, हॉलीडे वाले दिन ही आए। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P। अच्छा, एक और इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं इसी की। इसी तरह से इसमें टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी ए, ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं जी, ए बी लिखा और बी ए लिखा है। ये कहते हैं आर इक्वल, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में कहते हैं बराबर है।
ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ए, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, यहाँ पे तो ये कंडीशन कह रहा है कि ए बी को इक्वल, लेकिन यहाँ पे वो कैसे कंडीशंस को ये इक्वल कर रहा है कि ए जो है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ रही है, कह रहा है कि ये ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या बनती है, ये भी कंडीशन हमारी ये क्यू इम्प्लाइज पी की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जांपल हम यहाँ इसी हवाले से इस तरह से हम कोड कर लेते हैं। वो ये है कि वन कैन गेट टू यूरोप, वन कैन गेट टू यूरोप। जी एक बंदा कह रहा है कि मैंने यूरोप जाना है, ठीक है जी, वन कैन गेट अ यूरोप। अब ये यूरोप जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन टेक्स अ प्लेन, वन टेक्स अ प्लेन। अब ये तो लाजमी नहीं है कि प्लेन ही हो तो ये यूरोप जा सकते हैं, ये इसकी ऑप्शन है ना, आप प्लेन में भी जा सकते हैं और थ्रू ओशन भी जा सकते हैं, यानी आप फ्लाइंग भी कर सकते हैं, फ्लाइंग भी कर सकते हैं और वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो लाजमी तो नहीं है कि ये यूरोप जाने के लिए आपको प्लेन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, पी क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्यू का जो है वो ट्रू होना और फॉल्स होना पॉसिबल है, लेकिन पी का ट्रू होना लाजमी है। हाँ, आप वन कैन गेट टू यूरोप, हाँ ये यूरोप जा सकते हैं, ठीक है, ये यूरोप चले जाए, अगर ये यूरोप चले जाएंगे तो वो किसी के भी थ्रू जा सकते हैं, प्लेन के थ्रू भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल के भी जा सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं। अब थर्ड कंडीशन है जी, थर्ड कंडीशन हमारे पास थी, अच्छा ये जो सेकंड कंडीशन थी ना, ये जो हमने पढ़ी है, ये सफिशिएंट कंडीशन, ये जिसके अंदर ये आता है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये सफिशिएंट कंडीशन जिसमें Q इम्प्लाइज P है, जिसमें P इम्प्लाइज Q आता है वो नेसेसरी है, जिसमें Q इम्प्लाइज P आता है वो नेसेसरी है, वो सफिशिएंट है। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन के मुताबिक क्या होता है, इसमें कुछ यूं इस तरह से होता है जी, P और एरो हेड जो है वो दोनों साइड पे आता है, एरो हेड जो है वो हमारे पास दोनों साइड से आएगा, और जब एरो हेड आपका दोनों साइड से आएगा तो वो ये P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P दोनों शक्लें आएंगी, दोनों ही शेप्स आएंगी, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P दोनों ही शेप्स आएंगी। तो ये मेरे पास ये थर्ड कंडीशन बनती है जी, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब ये होता है P इफ Q, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, P इफ Q, ये कंडीशन, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास दो एरो हेड्स आते हैं, दो इम्प्लाइज आते हैं, और अब इसकी हम एक दो एग्जाम्पलें कर लेते हैं ताकि इससे भी पता चल जाए कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी P, ये P इम्प्लाइज Q का मतलब है, P इम्प्लाइज Q का मतलब है कि P ट्रू होना चाहिए, Q इम्प्लाइज P का मतलब है कि Q भी ट्रू होना चाहिए, यानी P और Q दोनों ट्रू होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें जरा, पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं जी इसका, अ नंबर इज रैशनल, अ नंबर इज रैशनल, रैशनल, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो फॉर्म, इट कैन बी expressed एज रेशो, यानी हम इसको रेशो की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बेसिकली रैशनल क्या होता है, P ओवर Q की फॉर्म में, और रेशो भी तो P ओवर Q की फॉर्म में ही होगा ना, ओवर की फॉर्म में ही आएगा ना। तो
दोनों कंडीशनें सही हैं, इधर से भी कंडीशन सही है और इधर से भी सही है। इसका मतलब P इम्प्लाइज Q के में P सही है और Q इम्प्लाइज P में Q ठीक है, दोनों कंडीशन सही फिट हो रही हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, दोनों एरो हेड्स बन जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, एक और हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास क्लियर हो जाए। ये आगे जी इसकी पहली एग्जांपल थी, एक और हम इसकी एग्जांपल कर लें। अब 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। और यहां पे हम लिख लेते हैं द रैंक ऑफ 4x4 मैट्रिक्स इज 4, द रैंक ऑफ 4x4 इज 4, मैट्रिक्स इज 4। अब ये तो ठीक है कि रैंक की क्या डेफिनेशन क्या थी कि 4x4 का मतलब है कि रो भी 4 है कॉलम भी 4 है, यानी रो भी 4 है कॉलम भी 4 है, और नंबर ऑफ रैंक्स कितना आ रहा है 4। इसका आंसर जो है 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए, तो उसने कहा है 4 है, तो कंडीशन सही होगी, क्योंकि कंडीशन सही होगी। यहाँ पे कह रहा है 4x4 इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो ठीक है, वो नॉन सिंगुलर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो नहीं आया है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वो इसका ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉन सिंगुलर है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशनें फुलफिल कर रही हैं, ये P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो क्या आएगा P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, तो दोनों कंडीशन जो है वो इसकी सेटिस्फाइड हो रही है।